बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 और हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के। कल हमने जो है 15.6 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज जो है हमने वो शुरू करना है आगे से। तो 15.6 तक कर लिए थे, तो अब देखें आप 15.7 क्वेश्चन 15.7। तो ये कहता है इस क्वेश्चन के अंदर द फिगर शोज ए क्वाइल ऑफ वायर इन द एक्स वाई प्लेन। एक क्वाइल ऑफ वायर है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है विद ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलॉन्ग द वाई एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड विच ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सेस शुड द क्वाइल बी रोटेटेड। तो कहता है कि इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस के लॉन्ग क्वाइल जो है वो रोटेट हो सकती है इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ एंड ए करंट इन द क्वाइल। तो वो कहता है कि किस एक्सेस के अबाउट। अब ये 3 एक्सेस दिए हुए हैं। अब देखें, इसको हमें समझ तब आएगी जब हम फिगर जो है इसकी वो ड्रा करेंगे। ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास Z, ये Y और ये X, ठीक है। ये हमारे पास क्वाइल है, ठीक है। और बल्कि पहले मैं इसके अंदर जो है वो बनाता हूँ जो प्लेन है हमारे पास, ठीक है। पहले हम इसके अंदर प्लेन जो है उसको बनाते हैं। तो आप देखिए कि प्लेन जो है हमारे पास, ये हमारे पास कोई यहाँ पे प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये क्वाइल है, तो ये रोटेट कर रहा है। तो वो कहता है कि अब इसको ये एक्स वाई या जेड किस तरफ रोटेट करना चाहिए इस क्वाइल को कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एप्सिलॉन जो है ये -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होना ज़रूरी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? जब क्वाइल रोटेट करेगी अबाउट द एक्स एक्सेस, यानी कि इसके अबाउट जो है वो रोटेट करेगी। जब रोटेट क्वाइल करेगी वाई या जेड एक्सेस के, तो प्लेन ऑफ क्वाइल जो है वो ऑल द टाइम्स पैरेलल होगी किसका? टू द लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो नो मैग्नेटिक नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस। ये देखो ना, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही हमारे पास आएगी। तो when the coil is rotated about x-axis, the magnetic flux changes and the induced EMF and current is produced। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी जब क्वाइल रोटेट करेगी अबाउट एक्स एक्सिस। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तब जब होगा जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है। अब जो क्वाइल है अगर वाई और जेड एक्सेस के करती है, तो जो प्लेन ऑफ क्वाइल है वो हमेशा पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अगर क्वाइल रोटेट करती है, if the coil rotate about y
and z axis, the plane of coil all the time parallel to the magnetic field। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। सो नो फ्लक्स, सो नो फ्लक्स इज चेंज। तो कोई फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर इसके यूं रोटेट करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये यूं रोटेट कर इसके परपेंडिकुलर। अब अगर ये यहाँ पर रोटेट करती है और ये यहाँ पर यूं, यानी कि ऐसे रोटेट करती है, तो तब भी इसकी प्लेन, देखिए इधर अगर ले आऊँ तब भी इसकी प्लेन यूं जा रही है। ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इधर भी अगर रोटेट करे, मैं इधर कॉइल को ले आता हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी प्लेन है, तो ये पैरेलल है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में देखें कि ये इस तरह इसकी प्लेन और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो इसके परपेंडिकुलर यूं जा रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 15.8 के ऊपर। 15.8 क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ वुड यू पोजिशन ए फ्लैट लूप ऑफ वायर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो देयर इज ए नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो अगर आप फ्लैट लूप ऑफ वायर को प्लेस करें पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अब ये पिछला ही सवाल है। इफ वी प्लेस द फ्लैट लूप parallel to the changing magnetic field, there is no change of magnetic flux, तो कोई चेंज जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं आएगी। सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस। चूंकि लूप अब पैरेलल है फील्ड लाइंस के, since loop is parallel to field lines, चूँकि लूप पैरेलल है फील्ड लाइंस के, तो फाई जो है हमारे पास वो 0 के बराबर होगा, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सो नो फ्लक्स चेंज। तो जब कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो डेल्टा फाई जो है वो 0 के हमारे पास बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो माइनस एन 0 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 0 के बराबर हो गया। हैंस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15.9।
क्वेश्चन 15.9 इन अ सर्टन रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन। कहता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टन रीजन के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ, एक प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। जब प्लेन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो उसका कौन सा विंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो आंसर इसका देखते हैं, वेस्ट विंग will be positively charged। तो वेस्ट विंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब वो किस तरह चार्ज होगा देखें आप, इसके लिए हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड यानी कि इन टू द पेज क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेज डायरेक्शन में, और वेलोसिटी जो है नॉर्थ की तरफ है। देखें ये प्लेन इस वेलोसिटी के साथ जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास इन टू द पेज है, ठीक है, अंदर की तरफ इन टू द पेज, ये वेलोसिटी है इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमारे पास इन टू द पेज होगा। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी चार्ज के ऊपर, एफ एम क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो एफ एम जो है ये परपेंडिकुलर है वी एंड बी के, ठीक है, ये एफ एम जो है ये परपेंडिकुलर है वी एंड बी के टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एफ एम परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। तो V जो है ये टुवर्ड्स नॉर्थ है एंड B इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और B जो है वो नीचे की तरफ है वर्टिकली, ठीक है, इन टू द पेज, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल, तो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो हमारा डायरेक्शन है एफ एम की, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। तो अकॉर्डिंग टू राइट hand rule, the direction of FM will be in west direction, वेस्ट डायरेक्शन में होगी। तो वेस्ट विंग टिप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। आपके पास अब प्लेन कौन सी है, वी एंड बी की, ठीक है, वी और बी की आपके पास प्लेन है, और रिजल्टेड आप देखें ना, हम यूं ही बनाते हैं ना, ये देखें, ये वी और ये बी और ये हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, बी, या आप इसको कह लें कि वी क्रॉस बी है, तो ये वी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये प्लेन बन रही है थीटा एंगल, इसको लगाएंगे तो ये फोर्स, ठीक है। तो वी क्रॉस बी की प्लेन है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हमारा वेस्ट विंग टिप जो है, वेस्ट विंग टिप will be positively charged। तो वेस्ट विंग टिप जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा।
अब देखें कि बी हमारे पास जो है ये देखें, ये वी और ये बी, ये तो ये थंब, ये वी एंड बी, ये थंब इस तरफ आ रहा है, वी एंड बी इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। बी इस तरफ है और ये वी, ये ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आए आप 15.10 के ऊपर। Show that epsilon and delta phi and delta t have same units। आपने epsilon, delta phi और delta t के सेम यूनिट्स जो हैं उनको प्रूव करना है। तो आप देखें कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन जो है ये क्या होती है, ये वोल्टेज के बराबर होता है और वोल्टेज जो है वो हमारे पास बराबर होता है जूल पर कूलम के। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में और सेकेंड, वेबर ओवर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। तो जो हमारे पास डेल्टा फाई है, वेबर 1 वेबर जो होता है 1 वेबर इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर ए इनवर्स के। डेल्टा फाई क्या है, बी डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा फाई बी डेल्टा ए के बराबर है, तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा न्यूटन मीटर ए इनवर्स और डेल्टा टी हमारे पास क्या वो सेकंड आ जाएगा, तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हमारे पास न्यूटन एम्पेयर सेकेंड। तो 1 न्यूटन मीटर जो है ये जूल के बराबर होता है और एम्पेयर सेकंड जो है ये डेल्टा टी के बराबर होता है। कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड रहने दे, इसको एप्सिलॉन ही आप कह लें। तो आप देखेंगे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी भी हमारे पास जूल पर कूलम आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैव सेम यूनिट्स। इक्वेशन 1 एंड 2 हैव सेम यूनिट्स। 1 और 2 जो है उनके सेम यूनिट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15.11। $15.11 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल इज बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज ए जनरेटर, इफ सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। कहता है जो इलेक्ट्रिक मोटर है अगर हम इसको यूज़ करें एज इलेक्ट्रिक ड्रिल तो क्या ये यूज़ हो सकती है एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। यस, ये बिल्कुल हो सकती है। यस, ड्रिल एक्ट एज जनरेटर एक्ट करती है एज ए जनरेटर। अब इसकी रीज़न,
जो आर्मेचर होता है मोटर का वो रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में। सो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ द मोटर, जो कि अपोजिट होती है सप्लाइड वोल्टेज के या अप्लाइड वोल्टेज के। तो इसलिए ड्रिल एक्ट करती है एज ए जनरेटर जो कि प्रोड्यूस करती है बैक ईएमएफ। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इट लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर। तो ये करंट को मोटर में से लिमिट करती है, यानी कि जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है तो बैक ईएमएफ की वजह से एक अपोजिट करंट जो है वो अप्लाइड करंट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, जिससे वो अप्लाइड करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकती है। ठीक है, सिंस द आर्मेचर of the motor is rotating in the magnetic field, so the induced EMF is produced। इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर, और इसको हम बैक ईएमएफ द मोटर कहती हैं, विच इज अप्लाइड which is opposite to the applied voltage, जो कि अपोजिट होती है अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है, तो सो ड्रिल also act as a generator which produces back EMF। वो भी बैक EMF प्रोड्यूस करती है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये करंट को बढ़ने से रोकती है, करंट को लिमिट करती है। कॉन्सिक्वेंसेस it limits the current flowing through the coil। आई हमारे पास V माइनस एप्सिलॉन ओवर आर। ठीक है, ये हमने रिलेशन लगाया था, ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये बैक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 15.12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15.12 जो है वो क्या कहता है, कैन अ डीसी मोटर टर्न इनटू अ डीसी जनरेटर, क्या हम डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन, तो इसके लिए हमें क्या चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ेंगे। यस, डीसी मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर। बिल्कुल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जो चेंजेस हैं, पहली बात ये है, रीज़न इसका क्या है, रीज़न इसकी ये है कि जो कंस्ट्रक्शन है बोथ
डीसी एंड for DC generator and motor have similar कंस्ट्रक्शन, इनकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। ये पढ़ी आपने डिटेल के साथ, ठीक है। तो डीसी को कन्वर्ट करने के लिए, मोटर को कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट डीसी मोटर into DC generator, following changes are required। तो ये चेंजेस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, replace electromagnetic by permanent magnetic, replace electromagnetic by permanent magnetic। नंबर 2, रिप्लेस करें, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो तो उसको परमानेंट, रोटेट द आर्मेचर कॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स। वहाँ पर मोटर के अंदर कैसे करते हैं, बैटरी से करते हैं। रोटेट द आर्मेचर कॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी कि मैकेनिक जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो रिवोर्ड वो कहती है रिप्लेस बैटरी बाय लोड। अब जहाँ पर बैटरी लगी होती है वहाँ पर लोड लगा दें, क्योंकि जनरेटर के आउटपुट के ऊपर जो है वो लोड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपका जो डीसी मोटर है वो डीसी जनरेटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं और अब कल जो है बाकी 6 करेंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।